हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नताशा बेग से। नताशा बेग का ताल्लुक हुंजा से है। वो एक सिंगर है और फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर भी रह चुकी हैं और एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर भी हैं। और इस पॉडकास्ट में हमने बात की है उनसे, उनके लाइफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और उनकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में। हाउ डिड शी नेविगेट थ्रू डिफरेंट टेरेन्स व्हाइल परस्यूइंग म्यूजिक। और इसके अलावा हमने इस चीज़ पे बात की है कि कमिंग फ्रॉम हुंजा और द बुलिश कम्युनिटी, what are the kinds of restrictions that she faced, and if those restrictions were culturally oriented or family oriented, या उसके दूसरे कोई फैक्टर्स हैं। हमने इस पॉडकास्ट में ये भी बात की कि एज एन अकॉम्प्लिश्ड आर्टिस्ट वो कैसे अपने इलाके की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे नुमाइंदगी करती हैं, एंड हाउ शी प्लान्स ऑन बेनिफिटिंग हर कम्युनिटी थ्रू हर सक्सेस। सो एंजॉय। असल में इस चैनल का मकसद ये है, मैं आपको बताते चलूँ स्टार्टिंग में ही, कि जो पुरुष लोग हैं जो किसी आज किसी पोजीशन पे हैं या जो किसी फील्ड में हैं, किसी आगे पोजीशन पे हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस कराएं, या उनको इंट्रोड्यूस तो नहीं, मतलब उनको एक ब्रिज बनाएं हम्म। एक यूथ के साथ, या जो एस्पायरिंग लोग हैं जो फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में काम करना चाह रहे हैं, जैसा आपका सिंगिंग है, ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री, उसमें अगर कोई बंदा आना चाह रहा है या कोई बंदी आना चाह रही है, तो उसको पता चले कि वो टेरेन कैसा है फिल्म में, वो म्यूजिक इंडस्ट्री का। तो इसलिए मैं यही इसीलिए ये चैनल स्टार्ट किया, ताकि उनको पता चले, यूथ को या जो अपकमिंग जनरेशन हैं उनको पता चले कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आपने भी बताया कि जैसे आप हुंजा में पैदा हुई या कराची में पैदा हुई? नहीं नहीं, पहले तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट योर ये इनिशिएटिव जो है, थैंक यू। दैट यू हैव ब्रॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। वेरी गुड गुड। उससे कि मैं कराची में पैदा हुई थी, और हम्म। कराची में पैदा होके मैं वापस फिर मैंने अपने बचपन के कोई 5 साल ऑलमोस्ट आई थिंक गिलगित में निकाले हैं। सो गिलियन। हाँ, ये हुआ था। और फिर स्कूल लाइफ, स्कूल कहाँ से पढ़ा आपने? स्कूल डायरेक्टली कराची में, स्कूलिंग मेरी कराची में ही हुई है। कराची कौन सा क्योंकि स्कूल में? आगा खान स्कूल, आगा खान करीमाबाद स्कूल जो से? ब्रांच है वहां पे मैंने। सही हाँ, सही। और कॉलेज भी मैंने वहीं से पढ़ा, आगा खान सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी मैंने जैबिस पढ़ी। सो या बेबिस है। सही। कैसा, मतलब यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा, आपने फिल्म एंड टीवी पढ़ा, तो फिल्म एंड टीवी का हाँ, इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ से मैंने। आया आप में, या ऐसे ही आपने चूज किया था फिल्म एंड टीवी? तो जिस टाइम पर ये डिग्री के बारे में, मतलब मेरे टाइम पे इस हम्म। डिग्री के बारे में इतनी नो हाउ किसी को भी नहीं थी। इट वाज अ बिल्कुल। वेरी न्यू डिग्री। और मुझे भी ये मेरे दोस्त के थ्रू पता चली थी। मेरी दोस्त को मैं जानती थी, और उसका कोई प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू जो है मैं उसको कि ये क्या है। सो शी टोल्ड मी अबाउट दिस डिग्री। और उस हम्म। टाइम पे मैं वैसे ही बहुत कंफ्यूज थी जिस टाइम पे मुझे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी ऐसी फील्ड में जाऊं जो मुझे मेरे हम्म। पैशन के साथ कनेक्टेड रखे। बिकॉज मैंने वैसे प्री मेडिकल पढ़ा था, लेकिन मैं मेडिकल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मेडिकल जाऊंगी तो एक जो मेरा म्यूजिक का जो पैशन था वो कहीं पे पीछे रह जाएगा। सो अब सही। माई प्रायोरिटी वॉज म्यूजिक। तो विच इज वाई व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट दिस डिग्री, आई इंस्टेंटली थॉट कि इससे बेहतर डिग्री कोई नहीं हो सकती मेरे पैशन को साथ कैरी करने के लिए। और बस दिस इज हाउ आई गॉट टीवी। एंड व्हाइल सिंगिंग आई डिड, ये एक अलग डायमेंशन था, बहुत अच्छा था। सो हम्म। इसी को लेके, इसी डिग्री को लेके फ्यूचर में मेरे प्लान्स हैं कि नॉट सही। ओनली म्यूजिक, आई आल्सो वांट टू लाइक गेट इनटू फिल्म मेकिंग या एनीथिंग स्टोरी टेलिंग वाले मतलब फील्ड में मुझे जाना है। सो लेट्स सी। तो खूबसूरत, मतलब 3 फील्ड तो हो गए, डिस्कवर कर लिया आपने, मतलब अच्छे से, म्यूजिक, फिल्म एंड टीवी और क्रिकेट भी साथ। तो हाँ, आपको, क्रिकेट तो बस बिल्कुल, तो आप मतलब हो कौन गया से था वो, स्टेज मजाक तक, मजाक। कौन से उस लेवल तक गई थी क्रिकेट में, कहाँ तक खेला था आपने? अंडर 19, अंडर 17? आई रिप्रेजेंटेड कराची डिस्ट्रिक्ट हम्म। लेवल पे मैंने खेला था। और मतलब उस टाइम पे होता था कि नेशनल के लिए अप्लाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत दिल लगाती और मेहनत करती, और अगर हम्म। मुझे इतना सपोर्ट घर की तरफ से होता, एक पुश क्रिकेट में भी, सही। तो शायद मैं फिर भी मतलब मुझे लगता है कि मैं कर सकती थी। लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज मैं लिटरली एक मजाक मजाक में क्रिकेट में चली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे यही था कि मुझे अच्छा लगता था।
पढ़ाई के अलावा, मतलब पढ़ाई तो चल ही रही थी लेकिन उसके साथ साथ कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना मुझे बहुत पसंद था। तो मैं स्पोर्ट्स, उस टाइम पे मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। सही This सही। is how I got into cricket and I went to the trials, और बस I was just, बोलते हैं ना कि going with the flow, जो मेरे सही। रास्ते में आ रहा था मैं कर रही थी। तो I was discovering myself through cricket. I had a great time. मुझे मतलब I'm really happy that I got to see that life के मतलब टीम के साथ टूर्स करना, मैचेस खेलना, साथ रहना। So it was a great experience and I think वो एक अलग लाइफ थी, और वो वाली लाइफ वाली नताशा को मैं कहती हूँ एक डिफरेंट नताशा थी, और अभी एक बहुत डिफरेंट नताशा है। तो ये आइडेंटिटी मतलब मुझे लगता है कि चेंजेस हैं, बट इट्स अ हम्म। गुड चेंज आई वुड से। तो म्यूजिक में आप कब आई, मतलब जब आप मतलब क्रिकेट में थी और आपको पता था म्यूजिक, कि मतलब क्रिकेट से पहले आई थी आप म्यूजिक में, या पहले क्रिकेट आपने खेला फिर म्यूजिक में आई, या स्टार्टिंग से ही पता था कि आप म्यूजिक? पहले क्रिकेट था। उस टाइम पे लाइफ में म्यूजिक एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले क्रिकेट ही चल रहा था, और क्रिकेट से पहले दूसरे स्पोर्ट्स चल रहे थे। बट ये है कि क्रिकेट के दौरान ही मतलब आई थिंक व्हेन आई वाज इन 8th और 9th, मोस्टली मुझे मेरी मेमोरी में 9th क्लास आ रहा है। हम्म। 9th क्लास में थी जब म्यूजिक में मुझे बहुत ज्यादा अचानक से जो है ना एक इंटरेस्ट पैदा होने लग गया था। वो भी इसलिए कि मुझे लगता है कि शायद बचपन में भी मैं ना थोड़ा बहुत ऐसे गलती से नहीं, आप गुनगुना लेते हो, गा लेते हो, हर कोई हम्म। गाता है। तो मैंने भी कहीं मतलब इस तरह एक दो बार गुनगुनाया, तो लोग बोलते थे कि तुम्हारी आवाज अच्छी है। तो मुझे लगता था कि झूठ बोल रहे हैं, मतलब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, देयर लाइंग। आई नेवर यूज्ड टू बाय इट हम्म। बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड अ वेरी डिफरेंट वॉइस। सो आई वाज लाइक नो, आई कांट बी अ सिंगर। और ना मेरे अंदर ये तमन्ना थी कि मैं म्यूजिक या सिंगिंग में जाऊंगी। बस आई थिंक व्हेन आई वाज इन 9th क्लास देन आई स्टार्टेड गेटिंग दीज कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा ही। और फिर उसके बाद जो है आई थिंक माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, बिकॉज इन्फ्लुएंसेस। व्हेन माइकल जैक्सन, आई थिंक इट वाज 2009, um व्हेन आई वाज, हाँ 9 में माइकल जैक्सन death हुई थी। और इस दौरान जो है मतलब टीवी पर जो डॉक्यूमेंट्रीज चलना शुरू हुई थी उसके लाइफ के बारे में, तो वो देखते देखते मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा वो चीज इम्पैक्ट कर रही थी। अब वो उस टाइम पे क्या मेंटली चल रहा था मुझे नहीं पता, but I was very connected and when I saw him on stage through the TV, तो हम्म। मुझे लगता था कि यार मतलब इंसान को मैंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली कनेक्ट है। तो उसके बाद से जो है ना मुझे हुआ कि आई वांट टू बी दिस पर्सन। और साइड बाय साइड मेरा अपना जो छोटा भाई है और मेरा कजन है, वो लोग हम्म। आपस में म्यूजिक बजाते रहते थे, वो सही। गिटार्स। अच्छा हम्म। मेरा कजन तो म्यूजिक में बहुत ही अच्छा है, तो वो तो बचपन से म्यूजिक कर रहा था। उसको मैं देखती थी, पर मैं उसको सिर्फ सुनती थी, मतलब मैं ये नहीं करती थी, कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं करती थी कि मुझे गाना है। तो आई यूज टू हैव फन लिसनिंग टू हिम। और फिर मेरे दोनों भाई आपस में जैम कर रहे होते थे, सही। और इनको कोई सिंगर चाहिए होती थी तो ये मुझे गवाते थे। तो मैं गा लेती थी इनके लिए, फिर वो हम लोग रिकॉर्ड करते थे, वो पुराने फोन्स में हम रिकॉर्ड करते थे, और वो रिकॉर्डिंग में अपने क्रिकेट मेट्स को सुनाती थी मैचेस के दौरान हम्म। कि ये देखो ये मैंने गाया है। तो सही। फिर वो लोग भी बहुत तारीफ करते थे। सो आई थिंक यू नो थिंग्स जस्ट लेड मी टू दिस थिंग कि मतलब टूवर्ड्स म्यूजिक। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स है जिसने मेरे अंदर ये म्यूजिशियन को जन्मा। तो सही। तो ये चीज तो समझ में आती है, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग भी होती है शायद। मेरे अंदर है कि अगर मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं बहुत सोचता हूँ, या बहुत मुश्किल हो जाता डिसीजन। तो जब आपका क्रिकेट में इतना मतलब श्योर थी कि आप अंडर 19 रिप्रेजेंट कर रही है एक डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद भी रिस्क लेना कि नहीं अच्छा मैं एक और नए फील्ड में खुद को ट्राई करती हूँ, सो इसके पीछे क्या इन्फ्लुएंसेस तो बताया आपने, माइकल जैक्सन वगैरह। इसके अलावा बाकी आपकी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या था इसमें, मतलब ऐसे ही आप गई या कोई खास I think I got प्रोसेस था? no, no, I got frustrated actually. I got क्रिकेट में? frustrated. Why? Because not because of cricket, because of my family, especially because of my father. I got really frustrated क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि वो फैमिली में, अब फैमिली में मतलब आपके जो कजन्स होते हैं वो जो भी पढ़ रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दैट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। हम्म। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा कंपैरिजन कर रहे होते थे कि मतलब हुंजा में बच्चे रहते हुए हाँ। माशाल्लाह देखो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हुंजा और गिलगित में जो लिटरेसी रेट है और जो बच्चे वहाँ के हमारे ही लोग मतलब अपना कुछ प्रूव करते हैं दुनिया भर में, मतलब मेरा तो बहुत ही मतलब सर बुलंद हो जाता है ना उससे ये बोल हम्म। के। बट आई मीन सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो मेरे बिल्कुल। ऊपर बहुत चीजें थोपी जा रही थी उस टाइम पे। हम्म। हाँ ठीक है, एक वक्त तक मैं कन्विंस भी हो गई थी, और शायद मैं वो डिग्री कर भी लेती जो मेरे घर वाले चाहते थे, स्पेशली माय फादर।
But the point was that I think he did not choose the right way to communicate with me. And और आपको पता है कि उस एज में हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई बहुत या तो बिल्कुल ही गलत रास्ते निकल जाता है या तो कोई हम्म। बिल्कुल सरेंडर कर देता है। ना मैं गलत रास्ते निकली, ना मैंने सरेंडर किया, मैंने बीच का रास्ता चुना। और मैंने कहा कि क्योंकि जब मैं क्रिकेट भी खेल रही थी तो उसमें भी प्रॉब्लम्स थे मेरे फादर को कि हम्म। बस कर दो। लेकिन जैसे ही कोई न्यूज़ में अगर कोई मेरे बारे में कुछ आ जाता, न्यूज़पेपर में मेरा नाम आ जाता था, तो बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील करते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाह क्या रहे हैं। मुझे हम्म। क्रिकेट छोड़ने का भी कहते हैं, लेकिन फिर ब्रैग भी कर रहे हैं कि लुक माय डॉटर इज़ इन द टीम हू इज़ प्लेइंग, फलाना-ढिमकाना। तो वो क्रिकेट छोड़ दो, जो मैंने बोला ना कि इनफ मोटिवेशन मुझे क्रिकेट में नहीं मिल रही थी, व्हिच इज़ व्हाई आई वाज़ लूजिंग इंटरेस्ट। और मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी देने की कोशिश नहीं करती थी क्रिकेट में। मैं तभी कह रही हूँ कि पता नहीं मैं क्रिकेट में कैसे थी, क्योंकि हाँ, वो हर तरफ से तो इतना मुझे पुश था ही नहीं। बट समहाउ आई गॉट टू प्ले एंड फिर ये हुआ कि आखिरी मैच मैंने आई थिंक 2010 में खेला था, और वो फिर उसके बाद से मैंने स्पोर्ट्स को पूरी तरह से खैरबाद कर दिया था। लेकिन मेरे लिए वो बहुत डिप्रेसिंग पॉइंट था कि स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स वाज बोलते हैं ना कि एक मेरे लिए वो फैक्टर था, वो मेरी पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका था, बहुत सही। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका था। तो उसको मतलब अचानक से अपनी जिंदगी से इस तरह डिटैच करना मेरे लिए बहुत ही मतलब मुश्किल था। तो उस म्यूजिक ने मेरा साथ दिया, और सही। म्यूजिक ने बोलते हैं ना उसको रिप्लेस किया उस चीज को। एंड जब म्यूजिक मेरी लाइफ में आया, तो ऐसे नहीं हुआ कि बस मैंने डिस्कवर किया आई कैन सिंग और अब मैं सिंगर हम्म। बनूंगी। मैं मुझे शुरू से ही, अब देखिए सबकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, बिल्कुल। और हर एज में जो है ना आप स्पिरिचुअली अलग डिफरेंट फील करते हो। उस टाइम पे मैं स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा मतलब कनेक्टेड ज्यादा फील कर रही थी खुदा से। मैं भी करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे भी बिकॉज आई वॉज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई वॉज इन अ लॉट ऑफ, एक तरह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी बहुत चीजें, तो मैं अल्लाह से कम्युनिकेट कर रही होती थी। सही। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे और ये मेरा मानना है, इट्स माय फर्म बिलीफ, आई थिंक म्यूजिक मेरी लाइफ में किसी रीजन से आया। ऐसे ही नहीं आ गया कि मतलब, क्योंकि हम्म। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बचपन से सोच भी नहीं रही थी और अचानक से मेरी लाइफ में म्यूजिक आता है, और उस म्यूजिक से मुझे रिकग्निशन भी मिल गई। सही। यानी कि कुछ लोग इतने बचपन से ख्वाब देख रहे होते हैं और उसको वो अचीव करने में उनको टाइम लगता है, समझ रहे हैं। जी सो जी। मुझे हुआ कि आई थिंक दिस वाज समथिंग दैट गॉड वांटेड मी टू डू, और अगर मैं मना करती, इस चीज को रद्द करती, तो शायद मैं नाशुक्री होती, व्हिच गेव मी द पावर to fight for it, you know, to make my to improve, to actually prove my point. So सही। yeah, that's the whole thing that I बिल्कुल। अब tried to जो do. अगला क्वेश्चन था वो आपने वैसे भी आंसर कर लिया, लेकिन फिर भी कि मतलब जो एक परसेप्शन होती है लोगों की कि नहीं, हुंजा की सोसाइटी थोड़ी ओपन है, थोड़ी मतलब लोगों के पास फ्रीडम है, वो जो चाहे कर सकते हैं, उनको थोड़ा ओपन माइंडेड लोग हैं, वो लोग ये समझते हैं। बट स्टिल देयर आर रिस्ट्रिक्शन टू इट। हम पे रिस्ट्रिक्शन होती है, चाहे वो फैमिली ओरिएंटेड हो या सोसाइटल ओरिएंटेड हो। तो आपको क्या लगता है आपके ऊपर, मतलब जो आपके फादर के रिस्ट्रिक्शंस थे वो कैसे काम कर रहे थे? क्या उसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे थे? अगर इफ योर रिलेशंस वर गेटिंग हॉस्टाइल, तो उसमें आप मतलब म्यूजिक जर्नी कैसे कंटिन्यू कर रही थी? आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका जो म्यूजिक का करियर था या जो भी था, उसको आप कैसे मैनिफेस्ट कर रही थी? जैसे कि काम कैसे चला रही थी, आगे कैसे बढ़ रही थी विद दीज थिंग्स गोइंग ऑन, कि आपके रिश्ते भी थोड़े से खराब हो रहे हैं, आपको हेट भी मिल रहा है, आपको ऑनलाइन बुली या किया जाता है, आपको कुछ भी किया जाता है कि मतलब हेट दिया जा रहा है ऑनलाइन। तो वंस आपने इसमें ये तो कहा कि लेकिन अल्लाह से आपका, खुदा से आपकी जो कम्युनिकेशन थी उसने आपको हेल्प किया, करेज किया। लेकिन इसके अलावा जो आपकी डिसीजन मेकिंग थी, आपका जो म्यूजिकल करियर जिसमें आपने स्टेप्स रखे, डिफरेंट स्टेप्स क्या थे उसमें, जो अगर कोई अभी, इवन अभी अगर कोई लड़की है या इवन लड़का है, जीबी का या कोई भी हुंजा का, वो चाहता है कि अगर वी कि वो करे आउट ऑफ द बॉक्स सोच, या जो चीजें उधर हैं उससे बाहर कुछ करे जो एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार ये मेरे पास आ सकता है, तो मुझे किस तरह डील करना चाहिए? तो आपने उस चीज को कैसे डील किया? So as I told you कि हम्म। बहुत चीजें मेरे अंदर इसलिए आई, मुझे स्टेप्स मैंने इसलिए लिए बिकॉज फ्रस्ट्रेशन ने मुझे जो है एक तरह हम्म। से ड्राइव दी। और वो फ्रस्ट्रेशन मेरी उसी वक्त नहीं थी, एक फ्रस्ट्रेशन मेरी बचपन से थी। वो बचपन से फ्रस्ट्रेशन ये थी कि हमेशा मैं अपने घर में देख रही थी कि एज अ वुमन, ठीक है, एज अ वुमन मैं देख रही थी कि विमेन सप्रेशन बहुत था। ठीक है, कि मतलब आदमी अपनी जगह दिखा रहा था,
मतलब कि भाई आई एम अ मैन, मैं जो भी करूं मैं आदमी हूँ। और वो चीज जो है मुझे बचपन से बहुत ट्रिगर कर रही थी, ठीक है, ये चीज मुझे बचपन से ट्रिगर कर रही थी। नो मैटर, लाइक ऑब्वियसली माय फादर इज माय फादर, ठीक है, एंड आई हैव लाइक इन द पास्ट इन माय चाइल्डहुड आई हैव लव्ड हिम बट आई हैव फियर्ड हिम आल्सो। बचपन में मुझे उनसे बहुत डर लगता था, क्योंकि वही वाला पॉइंट है कि वो कभी वो बात ठीक से कोई कम्युनिकेट करते नहीं थे, ठीक है, और कम्युनिकेशन के अलावा हर चीज में डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा लेना, ठीक है, मैं ये चीज बचपन से देख रही थी। सो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस थी ना, इस चीज ने मुझे बहुत ट्रिगर किया मेरे बचपन में। और उसी टाइम पे मैंने सोचा था कि आई जस्ट कांट वेट टू ग्रो अप एंड यू नो मेक थिंग्स बेटर इन इन आवर लाइफ। सो आई वुड से कि फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ी हुई एंड आई वाज एक्चुअली यू नो, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कुछ प्लान कर रही थी कि कुछ ऐसा करूंगी जिससे जो है अगेंस्ट चली जाऊंगी कल्चर के अगेंस्ट। लेकिन कल्चर के अगेंस्ट होता क्या है, मैंने अपने आप से ये भी सवाल किया। मैंने बोला कल्चर के अगेंस्ट क्या होता है और कल्चर क्या होता है और कल्चर बनाता कौन है? कल्चर हम इंसान बनाते हैं, तो मैं भी इंसान हूँ। सो दैट मीन्स के आई हैव ऑल द पावर टू मेक न्यू कल्चर्स or to not to accept some of the stuff that is not suitable to me just because somebody else made it। अगर हमारे आबा अजदाद ने बनाया है कोई चीज को, कोई रूल सेट किए हैं, तो वो रूल्स इवॉल्व भी होते हैं, बदलते भी हैं, मतलब एवरी मतलब ठीक है। सो आई थिंक कभी हम भी तो आबा अजदाद बनेंगे ना, हम तो मतलब जवान नहीं पैदा हुए ना, हम भी कभी बुढ़े होंगे, तो हमारी बात भी मैटर करेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार ये जो बाउंड्रीज जो मुझे अभी दिख रही हैं एज अ बीइंग अ हुंजाई गर्ल, कि ओ माय गॉड अब ये म्यूजिक में जाएगी, अब ये स्टेज पे जाएगी, ये तो हमारे कल्चर में नहीं है। तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि कल्चर भी हम बनाते हैं, तो कल्चर तोड़ने का भी हमारे हाथ में है, तो व्हाई नॉट डू दिस। सो आई वाज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड विद द काइंड ऑफ लाइफ आई वाज लुकिंग एट व्हिच वाज नॉट फेयर, ठीक है। एंड उसी दौरान मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर खानदान वाले जो है जिनका कभी यू नो कोई मुश्किल टाइम पे तो वो लोग कभी आते नहीं है, ठीक है, वो कभी आपको पूछते भी नहीं है, बट इन सच सिचुएशंस दे वुड लव टू इम्पोज कि भाई हम आपके रिश्तेदार हैं और हम अपना पीस ऑफ एडवाइस लाए हैं, विच आई मुझे नहीं समझ आता। तो ठीक है, माय फादर उनका कान वो कान के बहुत हल्के थे, वो लोगों की बात सुनते थे। और जिस टाइम पे मैंने म्यूजिक को जब मैंने डिसाइड किया, और ऐसा नहीं है कि अचानक से म्यूजिक डिसाइड किया, मैंने अपने बाप से बैठ के सुकून से बात करने की भी कोशिश की, ठीक है, उनको बिठा के मैंने बहुत प्यार से, बहुत एक तरह से आई बेग्ड कि लेट मी डू दिस एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट मी यू कैन कम विद मी एवरीवेयर, इट्स नॉट लाइक आई गो अलोन। इफ यू थिंक कि जो जिस तरह की चीज मैं चुन रही हूँ उसमें अगर खतरे हैं तो यू कैन बी विद मी एंड आप श्योरिटी रख सकते हैं, बट लेट मी डू इट। But you know, and when I was begging, I remember that scene when I was begging, he got violent. And that violence, he was not taking that violence out on me. He started taking that violence out on my mother. Again, typical एक मुआशरे की चीज के लोग जो है मोस्टली हस्बैंड्स जो इम्पोज करते हैं वाइफ पे कि बच्चे खराब हो गए तुम्हारी वजह से हो गए क्योंकि उनको परवरिश सही नहीं मिली एंड फलाना ढिमकाना। एंड आई वाज लाइक डूड आई एम अ वुमन टू, ठीक है। तो उनको, और उस टाइम पे जो है आई स्टूड अप, आई वाज वही मैं तब भी बच्ची थी लेकिन इतनी भी बच्ची नहीं थी कि मैं इस गलत हरकत पे मैं खड़ी नहीं होती। आई स्टूड अप एंड आई इंटरवीन्ड माय फादर व्हिच ही डिड नॉट लाइक, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं तुम्हारी माँ से बात कर रहा हूँ तो तुम क्यों बीच में आई। भाई जब आप मुझे लेके आप मुझ पे गुस्सा करो, यू आर लाइक टेकिंग इट आउट ऑन माय मदर which I will you know which I will never appreciate। तो इस तरह का एक वाकया हो गया था और उस चीज ने मुझे डराया नहीं था। हालांकि उन्होंने मुझे ये भी धमकी दी थी कि मैं इसका कत्ल कर दूंगा, लाइक ही विल किल मी इफ आई गो फॉर इट। बट देन आई वाज लाइक तब की तब देखेंगे, क्योंकि फिर मतलब इस तरह की मिजरेबल लाइफ जीने से तो बेहतर है बंदा मर ही जाए। तो इसीलिए मुझे वो डर तो लग भी नहीं रहा था कि मेरा कत्ल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। वैसे तो मैं अभी भी ये बात एक्सेप्ट करती हूँ कि माशाल्लाह बाहर लोगों को शायद हमारा कल्चर लगता होगा कि हम बड़े ओपन माइंडेड हैं। मैं कहती हूँ हम एक मिडिल ग्राउंड पे हैं, हम इतने भी जाहिल नहीं कि हम ऑनर किलिंग पे आ जाएं, हम लोग इतने जाहिल नहीं हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो आई टुक इट एंड अगेन आई टोल्ड यू जिस जिस एज में मैं थी उस वक्त, आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई वाज लाइक आई विल डू इट।
क्योंकि I want to prove a point and I will do it no matter what, because I could see that my mother, she was supportive. She was quiet but she was supportive. अगर वो मुझे जाने, अगर वो हाँ नहीं बोलती थी, वो ना भी नहीं बोलती थी। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से इस बारे में बात की और मेरी अम्मी ने मुझे एक वाकया सुनाया था जिसने मुझे बहुत इस बात पे जो है मुझे सपोर्ट मिली थी। वो ये वाकया बताया था कि एक टाइम पे शायद मम्मा के टाइम पे गिलगित में कहते हैं कि किसी खातून ने पहली बार नर्सिंग जॉब की थी, नर्सिंग में वो गई थी और उस टाइम पे लोग कहते हैं कि नर्सिंग को बुरा माना जाता था। एंड शी वाज द वन हु took up the job and she went into nursing। और वो she was not a well off family, तो उसने जो है मतलब नर्सिंग के थ्रू पैसे बनाकर जो है वो बाहर मुल्क गई और अपने माँ बाप को भी लेके चली गई। मतलब उसने किसी की नहीं सुनी और उसने अपनी जिंदगी खूबसूरत बना दी ना, उसने मतलब अपनी लाइफ सेट कर दी। तो जिससे अब और आज के दौर में क्या होता है, आज हमारे घर में लड़कियों को बोला जाता है नर्सिंग में जाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मतलब यानी कि माइंड बदल दिया और उस खातून ने बदला। तो मैंने बोला देन ठीक है, बिकॉज आई वांट टू, आई थिंक उस टाइम पे मुझे है कि मेरी एक मिजरेबल लाइफ है एंड आई वांट टू चेंज इट। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट बिकॉज नो वन विल कम एंड चेंज माय लाइफ। सबको बस खाली इंटरफेयर करने आता है, नोबडी वांट्स टू हेल्प यू। सो आई टोल्ड माय मदर वन थिंग, मैंने मम्मा को बस एक चीज बोली जब मम्मा ने मुझे इजाजत दी, लेकिन डर डर के दी थी। मैंने बोला देखो मम्मा, कोई भी आके आपको, मतलब इवन आपका पड़ोसी भी और आपका कोई भी खानदान वाला कोई आके आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने, आपके घर में खाना है, आपने खाना खाया या कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। मैंने बोला ओनली आई विल बी द वन हु विल सपोर्ट यू। अगर आपको इस बात का डर है, मैंने बोला बिकॉज आई नो दैट आई कैन चेंज आवर लाइफस्टाइल, आई कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अभी हमारे हाथों में नहीं है और हम बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं। सो आई हैड ऑल द फेथ, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट हैड दिस फेथ एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि वो एक बहुत खतरनाक रिस्क था, बट इट रियली वर्कड इन माय फेवर बिकॉज आई टोल्ड यू कि दिस वाज फ्रॉम गॉड एंड आई टुक इट एज अ ड्यूटी फ्रॉम गॉड। सो या और दिस इज द शायद इसी स्टोरी दैट आई रेस्ट्रिक्शन ट्राई टू कंपाइल। यही रेस्ट्रिक्शन है जिस वजह से आज मतलब बहुत सारे लोग जो मतलब जिनके टैलेंट है, जिनका स्किल है, जिनके पास, वो बाहर नहीं आते। मेरे भी जानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं मतलब जो फैमिली के डर से, माशरे के डर से मतलब अपने जो टैलेंट्स है, जो स्किल्स है, उनको मेरे हिसाब बाहर से ना लाने नहीं देते। ये पॉइंटलेस है, ये जो फैमिली, हाँ, मैं लिटरली, बिकॉज ये शायद वीडियो हर कोई देख रहा होगा बिल्कुल। और हर फैमिली को मैं ये बोलना चाहूंगी कि बाहर वाले दे ओ यू नथिंग। हम्म, दीज पीपल जो हमारे ब्लड लाइन में आते हैं, दे ओ यू नथिंग एट ऑल। बिकॉज आई थिंक जो फैमिली वो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है और इमीडिएट फैमिली को जो है मेरे हिसाब से आपस में इतना सपोर्ट करना चाहिए कि कोई बाहर का बंदा कुछ भी आके बोले तो इतना आसान नहीं होना चाहिए कि यू ब्रेक लाइक दिस, कि आप बिखर गए। तो फॉर मी आई थिंक वी शुड नॉट लिसन टू अदर्स एंड वी शुड लिसन टू आवर ओन, बोलते हैं ना, जो हमारे करीबी, जो हमारे अपनी हम्म, इमीडिएट फैमिली, और अपने आप को। इमीडिएट फैमिली से भी पहले आप अपनी सुनो, अपनी, आपका दिल क्या बोलता है, आप क्या बोलते हो, क्योंकि बहुत मैटर करता है आपका ठीक होना। अगर मेंटली इफ आई एम नॉट फाइन, आई विल मेक श्योर कि मेरी फैमिली में कोई फाइन नहीं हो एंड आई विल मेक एवरीवन्स लाइफ मिजरेबल। बट इफ मेंटली आई एम इन अ गुड प्लेस, then I will keep everyone happy. So that what matters. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही, मतलब लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं ये बोल के कि सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस टाइम पे व्हेन आई टुक अप म्यूजिक, एवरी फैमिली मेंबर हैड अ प्रॉब्लम। From my father's side, I'm saying, not from my maternal side. My maternal side was still supportive. They took it on internet. They freaking I had a whole thread where everyone was सब मुझे ताने दे रहे थे, सब मेरे my father was also letting them say stuff। वो सब बकवास कर रहे थे। पर उस टाइम पे जो जो लोग बकवास कर रहा था ना, आज मेरे अदर्स के इनबॉक्स में उनके मैसेजेस आए हुए होते हैं कि हम आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वी आर योर अंकल्स, वी आर योर कजन्स, but I don't give a damn. That's the problem because I know what you guys did. You know, मैं अक्सर मैं मैसेजेस देखती हूँ, शायद इनको लगता होगा मुझे मैसेजेस नहीं दिखते हैं। I see all the messages, but I choose not to reply because I mean I go like have some pride। जो आपने जो बात उस टाइम पे बोली थी उस पर कायम रहें, rather than saying कि we are your family because now today I'm in a good place। मैं वही कह रही हूँ ना, आज के दौर में कोई किसी का ज़मीर नहीं देखता, कोई किसी का ये नहीं देखता कि वो कितना इज्जत वाला बंदा है या वो कितना नेक है या उसकी नीयत कितनी नेक है। ऑल दे वांट टू सी इज योर मनी, योर फेम, योर स्टेटस, दैट्स इट। सो इन दिस काइंड ऑफ अ वर्ल्ड आई थिंक you should not listen to anyone but
अपने आप को सुनो, अपनी देखो, बाकी आप जवाबदा अल्लाह को हैं और किसी को भी नहीं। सो या दैट्स द पॉइंट। सही है। और ये जो आप जब ये डिसीजंस ले रही थी, आप किस स्टेज पे थे लाइफ के? यूनिवर्सिटी में थे या यूनिवर्सिटी के बाद? व्हेन यूनिवर्सिटी आई से वाज पहले? टेकिंग दिस डिसीजन, मैं उस पॉइंट पे यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के मैं तब यूनिवर्सिटी जाना मैंने शुरू नहीं किया था। उस टाइम पे मैं अपना कॉलेज पास कर चुकी थी और मैं यूनिवर्सिटी के एडमिशंस देख रही थी। तो ठीक उसी दौरान जो है आई टूक अप द डिसीजन। लेकिन हाँ, जो मेरी लाइफ में जब म्यूजिक पूरी तरह आ गया था, जब एक तरह से जब समझो कि मेरे घर पे जो पहाड़ टूटा था कि ओ माय गॉड नाउ शी इज इन म्यूजिक, वो तब हुआ था व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। और मैं अपने यूनिवर्सिटी के शायद थर्ड ईयर में आई थी। थर्ड ईयर में आई थी और नहीं बल्कि सेकंड था शायद, हाँ सेकंड या थर्ड ईयर में आई थी और ये सब हुआ था। तो आपका पहला स्टेप क्या था इंडस्ट्री में आने के लिए, जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है पाकिस्तान की? उसमें पहला स्टेप शायद आपका कोर्नेटो आइकन, सिंगिंग आइकन यस था। यस आई कैन से दैट। सो आई हैड नथिंग प्लान्ड। बस ये होता है ना कि बस मैंने बोल दिया था कि मुझे बस म्यूजिक करना है, और कोई सही। प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी मेरे पास। वो सारी प्लानिंग मुझे अल्लाह ने करके दी, वो सारे रास्ते वो अल्लाह ने ही खोल के दिए थे। तो बस मैं यूनिवर्सिटी में होती थी, और जब आप बिल्कुल जब ऑब्वियसली जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हो तो यू वांट टू लाइक यू स्टार्ट सीइंग पोर्टल्स फॉर दैट। तो मैं हर जगह ऑडिशंस देती थी। मैंने अपने कम्युनिटी लेवल पे भी मतलब पार्ट लिया था कॉम्पिटिशन्स में। तो उसके बाद जो है मुझे फिर कोई कॉल आई थी कि कहीं ऑडिशन हो रहे हैं, एंड बिकॉज दिस फ्रेंड न्यू दैट आई एम अ सिंगर, तो उसको था कि इसको इंटरेस्ट होगा, ये ऑडिशन देगी जाके। तो आई वेंट फॉर दी ऑडिशन। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था दैट आई वाज गोइंग फॉर अ टीवी शो। एंड एट दैट टाइम माय फादर वाज इन दुबई। ही वाज इन दुबई, he was working there, so he had no idea what I was doing. So I went for the audition चुपचाप से, and my mother let me, and she also kept that a secret for me. एंड उसके बाद होते होते पता नहीं फिर अचानक से मैं एक टीवी शो पे आ रही हूँ। एंड माय मॉम वाज वेरी स्केर्ड। शी वाज लाइक कि ये टीवी पे आएगा तो क्या करेंगे, जब आएगा तो की तब देखेंगे भाई, अब तो कर लिया मैंने। तो बस यही हुआ था। तो वो कॉर्नेटो वो जो शो था उसी से पहाड़ टूटा था। हाँ, तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या था इंडस्ट्री में? मतलब कोर्नेटो के बाद सॉरी, उसके क्या बाद अगला स्टेप कौन अगला सा स्टेप था? क्या था? हाँ, कि किसी ने अप्रोच किया तो म्यूजिक इंडस्ट्री से? अच्छा मैं बताती हूँ। सो 2013 में मैंने कॉर्नेटो किया। वहां पे obviously when when you work, when you go somewhere you meet people, you make connections. नेटवर्किंग, बिल्कुल। So when I went there, I तो कॉर्नेटो में एक साहब होते थे जो आज मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एहसन बारी। So he was assisting शाही हसन, जो वाइटल साइंस के वाइटल होते हैं शाही साइंस। हसन, उनको वो assist कर रहे थे। तो उनसे मेरी मतलब उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया। एंड व्हेन ही हर्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज ब्लोन अवे। ही वाज लाइक ओ माय गॉड नताशा, यू आर सो गुड। तो वहां से भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। और कॉर्नेटो इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, जहां मैं अपनी लाइफ में पहली बार सारे ये बड़े बड़े आर्टिस्ट को देख रही थी, जिन जो आज मतलब आई एम रियली प्राउड टू से दैट they are now my colleagues, but at that time they were like my seniors, my those celebrities मतलब strings थे, Ali Azmat and Alamgir, Misha Shafiq, you name it, Zoe Vikiji, everyone was there. So I was starstruck and I was doing that show. और उसी दौरान फिर एहसन बारी was the one who was like supporting me throughout. और उसके बाद उन्होंने ही एहसन बारी ने एक बैंड बनाया साउंड्स ऑफ कोलाची के नाम से। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट। साउंड्स ऑफ साउंड ऑफ कोलाची एक जी बैंड है, बिल्कुल। एक ensemble है। Yeah. तो उसी दौरान आई थिंक ही वाज बिकॉज इन बैक ऑफ हिज माइंड उसका वो एक ड्रीम था। तो उसने उस टाइम पे एक और बंदा मतलब जो आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कायद अहमद, हम दोनों को बिठाकर जो है उसने फिर बोला कि मैं इस तरह एक बैंड का मेरा ड्रीम है, मैं एक इंसॉम्बल बनाना चाहती हूँ, वुड यू गाइज मतलब आप लोग क्या मतलब इस पे आना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सीखने को मिलता, क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ गाने की एबिलिटी होना इज नॉट इनफ, अपने टैलेंट को पॉलिश करना भी जरूरी है। समझना एंड आई म्यूजिक। बैडली नीडेड दैट, क्योंकि उस टाइम पे मैं कोई उस्ताद के पास नहीं जा सकती थी, मैं कोई एकेडमी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे पास मैं इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी टाइम के मामले में भी, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी थी। तो मैं उस बैंड में गई। तो उस बैंड में जाते ही, और जब रिलीज हो चुका था, तब कॉर्नेटो रिलीज हो चुका था, तो उस टाइम पे घर पे पहाड़ टूट चुका था। So my father being in Dubai and us being here in Karachi, he as a punishment, he stopped sending money. He stopped sending us money for the rent, for the fees, for the food, for everything. जो एक बाप का एक रोल होता है ना घर पे, वो वाला, just to punish me and
थ्रू मेरे, वो मेरे मतलब भाई और अम्मी को भी पनिश करने के चक्कर में. हम्म, But I was like, okay, I took it as a challenge. And then when he stopped sending us money, I took a job. I looked for a job and I went into a production house जहाँ पे मुझे as a production assistant रखा गया था क्योंकि मेरे फील्ड के रिलेटेड था. तो कहीं फिल्म बन रही थी और इस फिल्म में मुझे जॉब मिल गई. तो वहीं पे जो मैं छोटे मोटे पैसे जो पीनट्स अमाउंट बना रही थी, बट इतने बना रही थी कि हमारा गुजारा हो जाए. तो then I started, I think at that point I started running the house financially because he stopped sending us money. And then I had to freeze my semester. 2014 में मैंने फिर यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था. ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट अपनी डिग्री छोड़ दी थी. और फिर मैंने बाद में वापस रिज्यूम की है. तो 2014 में मैंने डिग्री भी छोड़ दी थी अपनी. और उसके बाद जो है मैंने जॉब पे ज्यादा ध्यान दिया और साउंड्स ऑफ कोलाची पे ध्यान दिया. तो मीनवाइल आई वाज डूइंग माय जॉब एंड एट द सेम टाइम आई वाज इन द बैंड, performing everywhere, learning and everything. Life was very tough at that time. Life was not easy at all, जितनी बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह आज है. So मतलब I think every single penny mattered to me. एक point ऐसा भी आ गया था कि we kind of ran out of food at home because father was not paying. So but I did not ask, I did not beg, I did not, because I knew that it was my decision. तो मुझे prove करना है. तो इधर उधर से दोस्तों से मैं उधार लेके मैंने मतलब बहुत सारी चीजें की थी. मतलब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की थी. और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मेरी अम्मी का बहुत सपोर्ट है. फिर मेरे जो उस टाइम के जो दोस्त हैं उनका बहुत सपोर्ट है. दे ऑल न्यू मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. तो वो सब बहुत वाकिफ थे. तो इस तरह की मतलब हाँ. और एक और जगह फिर तो मैं इस तरह की जॉब्स कर रही थी जगह जगह. सो दिस इज हाउ आई डिड इट. और साउंड्स ऑफ कोलाची करते करते साउंड्स ऑफ कोलाची मैंने 2016 तक कैरी ऑन किया. और उसी दौरान मैंने फिर अपने जो है वो सोलो शोज भी करना शुरू किए थे क्योंकि in the production house where I was doing the job, I met another person called Hassan Afandi. And he was वो कंसल्टेंसी में बहुत अच्छे थे. मतलब वो मुझे एडवाइस बहुत अच्छे देते थे. तो मैं अक्सर उनसे बहुत चीजें पूछती रहती थी. तो फिर मुझे हुआ कि यार देन आई बिकॉज उस टाइम पे मैं नहीं थी. और मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे शुरू के दिनों में मुझे डर लगता था. कहीं जाते हुए मुझे बहुत डर लगता था. मैं बहुत वल्नरेबल फील करती थी कि कहीं किसी ने बुलाया है कि भाई ये प्रोजेक्ट है आ जाओ. तो मेरा दिल नहीं करता था जाने का. मुझे लगता था कि पता नहीं कोई सही जगह जा रही हूँ या ये वो. तो आई यूज टू टेक हिम विद मी. मैं उसको कहती थी कि यू बिकम माय मैनेजर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग मुझे कुछ गलत कम्युनिकेट करते हैं और मुझे समझ नहीं आता. एंड आई माइट एंड अप इन अ weird place, so you need to help me out. So he started coming along with me. Then slowly he became my manager. फिर जो चीजें मैं फेस कर रही थी एज अ न्यू आर्टिस्ट, मैं चाहती थी कि कोई नया बंदा ऐसा उस चीज से, मतलब एक होता है ना कि जब आप एक ड्रीम लेके निकलते हो तो लोग आपको, जब आप एक कहीं पहुंचना होता है तो जब आप किसी से रास्ता पूछते हो तो लोग आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते बता रहे होते हैं. टेयरिंग कोई का नहीं सीधा पता रास्ता होगा. बता दे ऐसे लोग बहुत मुश्किल मिलता है. तो फिर मैंने सोचा कि यार, तो मैं अपने वही हसन अफंदी जो मेरे मैनेजर है, मैं उनसे ये बात डिस्कस कर रही थी कि यार मैं चाहती हूँ कि जो चीजें मैंने फेस की हैं वो कोई नया बंदा फेस ना करे. हम उसको बता दे भाई सीधा रास्ता ये, इस तरह करो तो फिर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें वो चीज मिलेगी जो तुम्हें चाहिए, वरना फिर देख लो. So he then, when he heard me, he came up with the idea of लाल series, जो आज मेरा स्टूडियो है, लास्ट आज मेरा बिल्कुल. प्रोडक्शन हाउस है. So 2016 में भी फाउंडेड लाल सीरीज, जहाँ पे हमने जो है पहले कंसल्टेंसी शुरू की थी नए लोगों के लिए. मैं अपने आप को भी वहां पे बना रही थी और मतलब एक एंटिटी, और दूसरों को भी हम हेल्प कर रहे थे. सो विद टाइम फिर उसके बाद मैंने अपने सिंगल्स निकाले. पहला सिंगल मैंने निकाला था माई ढाई के साथ, भाई केसरिया था केसरिया, 2017 में. खूबसूरत गाना. तो उसके बाद जो है, हाँ, फिर मैंने उसके बाद बुरुश अस्की में या मौला निकाला था. और उसके बाद जो है फिर बोलते ना कि किस्मत ने ऐसा एक टर्न लिया, मतलब गुड टर्न, के 2018 में मुझे फिर कोक स्टूडियो ऑफर हो गया. वो भी एक बहुत अजीब तरीके से हुआ था बिकॉज इट वाज नेवर प्लान्ड. सो मैं तो आई विल जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग गोइंग, सो यू नीड टू स्टॉप मी नहीं बिकॉज नहीं, सही मैं हो. बात इतनी करती हूँ. माय क्वेश्चन यू, आप मेरे क्वेश्चंस को कवर कर रही हो बेसिकली, तो अच्छा, इसलिए कर मैं रही हो. आपको. तो हाँ. हाँ, मतलब दिस इज हाउ कोक स्टूडियो हैपेंड. एंड देन हाँ. एक आई थिंक एक सिंगर की लाइफ में फिर एक कोक स्टूडियो हमारे मुल्क का एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक मास पेनिट्रेशन मिल जाती है. तो वो मास पेनिट्रेशन मिली अल्हम्दुलिल्लाह. एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग विद माय 2 एल्बम्स. और अभी आगे मजीद काम करना है. तो या लाइफ हैज बीन ग्रेट. सही. आई हैव सीन माय बैड टाइम्स, वर्स्ट टाइम्स, वेयर जहाँ मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मरने के अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ. और
yeah, so I'm happy where I am right now, alhamdulillah. खूबसूरत। तो आपका जो दूसरा एल्बम है जो अल्लामा इकबाल की शायरी के ऊपर है, Khairad. तो Yeah. हाँ, तो मेरा एक दोस्त अल्लामा इकबाल को बड़ा पढ़ता है, तो उसका ये सवाल था, Oh, वाई इकबाल, आपने क्यों इकबाल को चूज किया, और जो why उसके Allama जो, Iqbal? हाँ, और जो उसके पोम्स वगैरह आपने जो चूज किए हैं, जो शायरी चूज की, वो स्पेसिफिकली क्या चीजें देख के आपने चूज की उस एल्बम के लिए? So again, आई थिंक बहुत चीजों में सिर्फ मेरे अकेले का हाथ नहीं है, हम्म, इसमें बहुत सारी थॉट के पीछे मेरे मैनेजर का भी हाथ है, बिकॉज आई मेट द राइट पीपल, विच इज वाई टुडे आई एम एबल टू डू द राइट वर्क. सो ही वाज द वन जिसने ये चीज नोटिस की कि कोक स्टूडियो में, और ये बात मैं भी मानती हूँ, जब कोक में मुझे अल्लामा इकबाल का कलाम मिला, ऑब्वियसली मेरा कोक में डेब्यू था, तो हाँ, मुझे एक अल्लामा, और सिर्फ मेरा डेब्यू नहीं था, अल्लामा इकबाल का भी डेब्यू था वो. तो सही। मतलब मेरे मेरे थ्रू अल्लामा इकबाल का डेब्यू करना कोक स्टूडियो में एक बहुत बड़ा रिस्की जॉब था. एंड इट ऑल हैपेंड. वी इवन आई थिंक प्रोड्यूसर्स जो कोक स्टूडियो के हैं ना, जोएब काजी और हम्म, अली हमजा, वो अल्हम्दुलिल्लाह। भी ख्वाब ख्याल में नहीं सोच सकते थे कि वो मैं अकेले करूंगी. क्योंकि हम में से किसी के भी ख्वाब ख्याल में नहीं था कि मेरे थ्रू ये होगा. दे चोज मी फॉर द कलाम, लेकिन मैं अकेली नहीं थी इसमें. क्यूबी वाज द पार्ट ऑफ इट. सो Quratulin नहीं Baloch बोलो। and I, we both were supposed to do this together. तो अब हुआ ये कि मतलब अल्लामा इकबाल का कलाम मिला और वो फिर मुझे अकेले करना पड़ा शिकवा. और उसके बाद जो है उसको इतनी बड़ी रिकग्निशन मिली जिसका मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. तो मुझे हुआ, और उसके बाद मेरा मतलब आई बिकेम द फेस ऑफ अल्लामा इकबाल, मतलब मेरी पहचान ही अल्लामा इकबाल बन गई उसके बाद. तो फिर मुझे लगा, और ये मेरे मैनेजर को भी लगा, कि आई थिंक वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, एंड वी हम्म, शुड डू अ होल ट्रिब्यूट एल्बम फॉर इट. क्योंकि एक बोलते हैं ना कि आई थिंक वी ओ अल्लामा इकबाल, बिकॉज यू नो सही। ही उनकी वजह से एक रिकग्निशन मिली है. हम्म, एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली चोज दोज पोइट्रीज, क्योंकि उसने जानबूझ के वो पोइट्री चुने जो आज तक कभी यूज नहीं हुए. और फिर जब, क्योंकि एक अगर शिकवा जवाब शिकवा इतना मुश्किल कलाम है, अगर वो कलाम यूथ को समझ आ सकता है, तो दैट मीन्स के अगर काफी। आप एक सर्टेन वे में किसी चीज को रिप्रेजेंट करो तो लोग सुनते हैं. और मुझे लगता है कि आज के दौर में ना, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग विद टुडेज वर्ल्ड, बट हर चीज का एक्सट्रीम इज रॉन्ग, यू नो. कि आज के दौर में क्या हो गया है कि सीरियसनेस अब बहुत ज्यादा पीछे चली गई है, और सिर्फ लोगों को मजाक और ह्यूमर, विच इज गुड, आई मीन बीइंग हम्म, ह्यूमरस इज नाइस, लेकिन अब क्या है, हर सोशल मीडिया खोलो तो आपको कोई काम का कंटेंट नहीं मिलता, सबसे पहले मीम्स आपके नजर सामने आते हैं। स्टूपिड कंटेंट ही आता है, ठीक है. तो मुझे होता है कि फिर आजकल के बच्चे, आई रियली फील सॉरी फॉर द किड्स टुडे, जो अभी पैदा हो रहे हैं और जो हो चुके हैं इस दौर में. तो आई फील वेरी बैड फॉर देम, क्योंकि वो एक अजीब सा जमाना देख रहे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बहुत पीछे जा चुकी हैं, और सिर्फ यूजलेस चीजें उनके चेहरे पे आती हैं. तो मुझे हुआ कि यार देखो, म्यूजिक ठीक है, हर कोई हर तरह का कर रहा है, और as I told you that music came into my life for a reason. This is what I think. तो मुझे हुआ कि चलो यार, इसको फिर अच्छे से इसको लेके चलते हैं आगे. और अल्लामा इकबाल के हमने कलाम को फिर इस तरह से हमने कंपोज किया कि अगर आज की यूथ अगर सुनेगी तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो बंद नहीं करेंगे कि यार दिस इज सो बोरिंग. दे विल लिसन टू इट. तो वी हैव मेड श्योर कि हम उनके लिए बोरिंग ना करें इस चीज को, बिकॉज इट्स नॉट बोरिंग इफ यू प्रेजेंट इट इन अ सर्टेन वे. तो इकबाल के बारे में बात होगी हमारी। तो आपका जो मैनेजर है एफएनडी साहब, तो उसका कितना बड़ा रोल होता है एक बंदे के कैरियर पे, एक म्यूजिशियन के कैरियर में, एक मैनेजर का, या एक जो आई होता है थिंक जो। एक मैनेजर का जो रोल है ना, वो अभी तक पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है. बिल्कुल। और मैनेजर कल्चर प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो भी नहीं होता. हम्म, लेकिन मैंने शुरू से ही मैनेजर कल्चर फॉलो करवाया है, बिकॉज किसी चीज के कोड्स और कंडक्ट होते हैं, और यहाँ पे लोगों को जो है थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ता है कि एक आर्टिस्ट को लेके क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, बिकॉज देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल्स टू फॉलो. एंड सो आई थिंक अ मैनेजर इज लाइक अ पेरेंट. ठीक है, वो उसका, और जो जो आर्टिस्ट होता है वो उसका प्रोडक्ट है. और वो जो है वो उसको नर्चर करता है. वो उसकी उसकी फिक्र करता है. एंड अ मैनेजर वांट्स इट्स प्रोडक्ट टू लुक गुड, राइट, टू लाइक सो. बहुत चीजों में ना मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो आज भी लोगों को नहीं समझ आता, लेकिन वी आर ट्राइंग एंड वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग दिस मैटर.
क्योंकि मैनेजर के सॉरी आर्टिस्ट के मतलब करियर को लेके, उसके शोज को लेके, जो भी आर्टिस्ट हो, मैं फिलहाल सिंगर की बात कर रही हूँ, कि एक सिंगर को लेके, उसकी शोज को लेके, उसके नए गाने को लेके, उसकी अपीयरेंस को लेके, बहुत सारी चीजें हैं जो वो उनको देखनी होती है, जो जरूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट का काम है सिर्फ आर्ट पे फोकस करना, रादर देन फोकसिंग इन एवरीथिंग, यू नो, कि उसका सोशल मीडिया कैसा चल रहा है, उसको कॉल्स आ रही है तो कॉल्स भी उठानी है, ये वो, तो ये काम आर्टिस्ट नहीं कर सकता। तो फॉर दैट मैनेजर इज रिक्वायर्ड। हेलो, कैन यू हियर मी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अच्छा, हाँ, बीच में पता नहीं कुछ लैग आ रहा था, आई थिंक बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। चलो सही है। तो इसके अलावा बाकी जो आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मैं ये सवाल तो आपसे पूछूंगा नहीं कि हाउ वाज इट लाइक फॉर अ हुंजाई गर्ल टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, क्योंकि आपने जो कहानियां बताई, तो मुझे नहीं लगता शायद आपने वो फैक्टर आप बीच में लेके आए होगे कि मैं एक हुंजाई हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम। क्योंकि जब हम, सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपने क्या कहा? तो मैं कह रहा हूँ कि जो एक फैक्टर होता है कि यार मैं हुंजा से हूँ, तो मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कैसे जगह बनाऊं अपनी। तो आपको ये लगा स्टार्टिंग में कि मैं हुंजा से हूँ या मैं इधर से हूँ, फैमिली बैकग्राउंड मेरा किसी म्यूजिक में है, नहीं इंडस्ट्री में कोई जानने वाला है, तो क्या इंडस्ट्री में ये सारी चीजें चलती हैं कि कोई बाहर का बंदा आके एडजस्ट हो सकता है, या कोई इलीट क्लास के अलावा या जो मिडिल क्लास के लोग बहुत कम नजर आते हैं इंडस्ट्री में, तो ये सारी चीजें आपने कैसे हैंडल की या कैसी जगह बनाई अपने आपके लिए। ये तो नहीं कि हर चीज खुद ब खुद हो, कुछ जगह अपनी बनानी होती हैं, तो वो वाला उसके बारे में कुछ अगर। वैसे वो पॉइंट अच्छा आपने पकड़ा है कि एलीट क्लास के अलावा लोग किस तरह जगह बनाते हैं, क्योंकि अक्सर हम भी आपस में बात करते हैं कि जब हम हिस्ट्री में भी देखें तो मोस्ट ऑफ द नोन आर्टिस्ट दैट वी नो, दे ऑलरेडी कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, अ सॉर्टेड बैकग्राउंड, तो ये बात है फैक्ट। एंड जहाँ तक बात है कि मैं शुरू होना भी कि मैं, मुझे मेरी अपनी आवाज वापस आ रही है, आई थिंक कनेक्शन में प्रॉब्लम है। अभी सही है, पहला सही था। ठीक है, हाँ। हाँ, कोई लैग आ रहा है। सो यू सेड, सो हाँ, इनिशियली इट वाज, ये थॉट मेरे दिमाग में आई थी कि यार मैं मतलब मेन स्ट्रीम में जा सकूंगी, मैं तो हुंजा से हूँ और मैं लड़की हूँ, लेकिन फिर मैं कहती थी कि यार मतलब आई डिड नॉट चूज टू बी अ गर्ल, एंड आई डिड नॉट चूज टू बी born in Hunzai family, हम्म, so I should not make a fuss about it। ठीक हम्म, है, तो जस्ट बिकॉज मेरे ऊपर टैग्स लगे हुए हैं, उन टैग्स को मैं अपनी कमजोरी नहीं बना सकती, मैं उनको स्ट्रेंथ बनाऊंगी। तो या, तो बल्कि उल्टा, आई एम ग्लैड दैट आई एम फ्रॉम हुंजा, दैट आई एम अ हुंजाई गर्ल, एंड आई belong to this region, क्योंकि this makes me different, this makes me unique, this makes me able to tell my story because I have a story, an interesting story that everyone wants to know। तो हम्म, आई एम ग्लैड। और दूसरा ये कि हाँ, इंडस्ट्री में आना इतना भी आसान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी बहुत उस जोन में हूँ कि नहीं, अब तो सब अच्छा है। अब मेरे चैलेंजेस अलग है ना, पहले मेरी चैलेंज थी मेरी फैमिली, कि वो हाँ, कि उससे अब क्या होता है, आपकी लाइफ गेम की तरह है ना, लेवल्स बढ़ते रहते हैं। हम्म, अब जब एक लेवल अप किया, तो नाउ माय चैलेंज इज टू हाउ टू लाइक सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, and हम्म, how to stay relevant, and how, you know, because obviously कोई आपका जानने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई आपका गॉडफादर नहीं है, कोई और कुछ लोग होते हैं, देयर आर सम पीपल हु आर गुड एट मेकिंग पीआरस एंड स्टफ। अच्छा, मेरी तबीयत थोड़ी डिफरेंट है, मैं थोड़ी सी अलूफ, थोड़ी सी पर्सनल रहने वाली बंदी हूँ, मैं ज्यादा इधर उधर जाती नहीं हूँ। कुछ लोग जा सकते हैं, मैं ज्यादा इधर उधर मतलब नहीं होता मुझसे। तो मेरी इन आदतों को रखते हुए मैं कैसे अपना आपको अभी भी रेलेवेंट रख सकती हूँ, तो ये इस चीज में जो है मेरी लाइफ में, इंडस्ट्री में होकर अपनी अपने आप को रेलेवेंट रखना जो है, इसका बहुत बड़ा रोल मैं अपने स्टूडियो को देती हूँ, लाल सीरीज को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिसोर्सेज मेरी खुद है। तो मुझे हम्म, लगता है कि एक आर्टिस्ट को जो है ना, जब पता है कि आप एक ऐसे कंट्री में हो जहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम भी नहीं है, ठीक है, हम्म, वी डोंट हैव अ प्रॉपर म्यूजिक इंडस्ट्री, वी डोंट हैव अ प्रॉपर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हियर। हम्म, तो आप क्या करते हो, आप रिसोर्सेज ऐसे अपने पास रख लो कि आप अपनी मदद आप करो। तो जस्ट बिकॉज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई हैव बीन अपनी मदद आप, उसकी वजह से आई हैव मैनेज्ड टू स्टे रेलेवेंट।
तो एक आर्टिस्ट के लिए और एक न्यू बडिंग आर्टिस्ट के लिए ये बात मैं बोलना चाहूंगी, वो दिमाग में ये बात रखे कि कोई भी आपको प्लेट में रख के नहीं देगा। आपको ग्रोसरी भी खुद करनी है और खाना भी खुद बनाना है। सो दैट्स द पॉइंट। सही। और मैं आपके आर्ट की तरफ आता हूँ। म्यूजिक एक आर्ट है, तो क्या आपको लगता है जो आप कमर्शियल म्यूजिक करते हो तो उसमें आपको अपने आर्ट पे या अपने म्यूजिक पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? क्योंकि जब आप लोगों के लिए करते हो तो वो एक म्यूजिक चेंज हो जाता है, तो उसमें आप करना पड़ता है। अपने एलिमेंट्स कुछ लिमिटेड रखते हो और ये करते हो कि लोग किस तरह खुश हों, तो ये आप नहीं, उस। बिल्कुल करना पड़ता है। हम्म। व्हेन यू वांट टू लाइक गो कमर्शियल, आपको बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हम्म। शुरू में मतलब जब मैं ग्रो कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे हो रहा था एज एन आर्टिस्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग, तो मुझे था कि कमर्शियल होने के लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बहुत सारे ऐसी चीजें नैग कर रही थी कि मतलब कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। और वो चीज मुझे तब बहुत नागवारा गुजरती थी, मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी। लेकिन विद टाइम काम करते करते मुझे एहसास हुआ कि आई एम नॉट ओनली अ सिंगर, एक वोकलिस्ट नहीं हूँ। मैं वोकलिस्ट हूँ लेकिन मैं वी आर एंटरटेनर्स। ठीक है, इफ आई हैव चोज टू एंटरटेन पीपल एंड आई लव टू एंटरटेन, देन आई शुड गिव समथिंग टू देम आल्सो, जो वो चाहते हैं। हम्म। तो मेरे हिसाब से अच्छा, दूसरा ये कमर्शियल रहना अच्छी बात है, रेलेवेंट रहना अच्छी बात है, जो कमर्शियली हो रहा है हो जाओ। पर उसमें भी ना एक बैलेंस होता है। कुछ लोग है ना बहुत ही सेल आउट हो जाते हैं, ठीक है, उनको उनको सेल आउट बोला जाता है, जो मतलब कमर्शियल एस्पेक्ट को रखने के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब से बन जाते हैं। हम्म। अपने आर्ट के थ्रू, अपने उनके आर्ट में भी दिख रहा होता है। तो आई थिंक कमर्शियल होना बुरी बात नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना बुरी बात नहीं, क्योंकि वो अच्छी बात है। एज एन आर्टिस्ट आप और इवॉल्व होते हो, आप बहुत डिस्कवर करते हो, आपको नई नई चीजें। और क्योंकि देखो, हाँ, मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट को स्टैग्नेंट होना भी नहीं चाहिए। वो एज अ लाइफ, अगर मैं भी अपना आपको एज एन आर्टिस्ट देखूं, मैं रोज सोचती हूँ कि मैं अब क्या नया करूं, अब क्या नया करूं, क्योंकि बंदा बोर हो जाता है, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो बस रादर देन जस्ट डोंट बी अ सेल आउट, लेकिन आइडियाज आने दो, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। सही। तो बाकी जो आपके गाने हैं, बाकी उनके जो लिरिक्स वगैरह जो लिखते हैं वो आप खुद भी लिखती हैं, या अक्सर ये होता है कि आप सो क्रिएटिविटी उठाती नो हैं? नो, मोस्ट ऑफ द लिरिक्स ऑफ माय सॉन्ग्स, कुछ मैं खुद भी लिखती हूँ, लेकिन ज्यादातर जो है ना लिरिक्स और कॉम्पोजिशंस के जो आइडियाज होते हैं वो मेरे मैनेजर के भी होते हैं। वही हसन अली अफंदी, ही इज अ वेरी गुड लिरिसिस्ट बाय द वे। सो ही राइट्स गुड लिरिक्स। अगर मैं कोई धुन भी बनाऊं तो मैं उसी को पूछती हूँ कि भाई अब इस पे मुझे वर्ड्स बता दो। सो आई डू गेट द हेल्प। और जहाँ तक म्यूजिक मेकिंग की बात है, जब जो हम म्यूजिक बनाते हैं वो हम 3 लोग मिलके बनाते हैं। और अगर हम 3 लोग साथ बैठ जाएं तो फिर मुझे लगता है कि हमें कोई नहीं रोक सकता अच्छा म्यूजिक बनाने को। वो है मैं, मेरा छोटा भाई समीर बेग, हम्म। एंड हसन अली अफंदी। सो वी थ्री सिट टुगेदर एंड वी डू ऑल द यू नो थिंकिंग एंड मेक म्यूजिक। बट lyricist is, yeah, Hassan Ali Effendi is a very good lyricist. But हम्म। lyricist is, yeah, Hassan Ali Effendi is a very good lyricist. तो इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा, अगर हुंजा के बारे में, आप ब्रूशियस की म्यूजिक के बारे में, तो क्या आप फॉलो करती हैं ब्रूशियस की म्यूजिक? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ अगर हम हुंजा की बात करें, ब्रूशियस की म्यूजिक की बात करें, क्या आप फॉलो करती हैं वो ब्रूशियस की म्यूजिक वगैरह? मैं पुरुष की म्यूजिक फॉलो करती हूँ, आप ये पूछ रहे हैं? जी जी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फॉलो करूँ, और आई लव पुरुष की म्यूजिक। खासकर वो वाले जो मैंने बचपन में सुने, क्योंकि घर पे मम्मी चलाती थी। और आजकल मुझे थोड़ा सा मतलब मौका नहीं मिल रहा होता, लेकिन मैं कोशिश, मुझे इधर उधर से मेरे कजन वगैरह भेज रहे होते हैं, क्योंकि मैं खुद जो हूँ तरस रही हूँ कि मैं कुछ करूँ ब्रूशस की म्यूजिक में, और अच्छा कुछ काम करने की कोशिश करूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रही बिकॉज आई डोंट वांट टू डू अ वेरी टिपिकल थिंग विच इज ऑलरेडी हैपनिंग। और बिल्कुल। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ब्रूशस की म्यूजिक को भी अब इवॉल्व होने की जरूरत है। अभी भी हम इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी भी हम थोड़ा वहीं फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है सो आई डू लिसन टू इट, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सुन पा रही बिकॉज मुझे लग रहा है मुझे एवोल्यूशन नहीं दिख रही, और मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं एवोल्यूशन लाऊं। लेकिन ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरुश हस्की में ना लिरिक्स लिखना एक बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं, बिल्कुल। जब आप बुरुश हस्की में सोचने की कोशिश करते हो ना, तो हाँ। आपको अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा।
आई थिंक जो देख रहे होंगे ये मतलब ये हमारा इंटरव्यू, स्पेशली द बुरुशेस की पीपल एंड बुरुशेस की आर्टिस्ट, आई वुड से कि मैं वेट कर रही हूँ कि वो एक अब अपने म्यूजिक में एवोल्यूशन लाए, इवॉल्व करे, और मैं खुद भी इस चक्रों में हूँ, तो लेट्स सी व्हाट आई आल्सो कम अप विद, एंड आई आल्सो वांट टू सी व्हाट दे कम अप विद। नहीं, मेरे ख्याल से तो बुरुशेस की जो म्यूजिक है वो इवॉल्व अच्छा खासा हो रहा है। न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट आए हुए हैं जो डिफरेंट आई थिंक तरीके काफी से, रैपर्स भी आए हैं। रैपर्स मैंने बिल्कुल। एक दो शायद, हाँ क्योंकि मैंने एक दो सुने हैं पर इतना अभी क्लोजली नहीं सुना, लेकिन सुने हैं मैंने, तो आई वॉज रियली अमेज्ड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि या तो कोई प्रॉपर उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, या प्रॉपर कोई कोई पोर्टल नहीं है जिसकी वजह से हमें शायद पता नहीं चल पा रहा होता। शायद ये इसकी वजह ये है कि उधर कोई प्रॉपर इनकम पे नहीं करते लोग, जस्ट एज आर्ट। हाँ, आर्ट को इट्स इंडस्ट्री नहीं, इट्स लाइक, उनको किसी से कुछ समझ गई पैसा कि नहीं वो मिल रहा। उसको एक वाहिद उसको फोकस नहीं दिया हुआ है, मतलब इट्स नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन, विच इज व्हाई आई थिंक। बट ये कि नो, आई एम एक्चुअली अमेज्ड टू सी सच थिंग्स, हम्म। एंड आई एम होपफुल कि अभी और मजा आएगा इसमें, इस बुरुशस की म्यूजिक साइड पे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बुरुशेस की म्यूजिक को साउथ की या जो बाकी जो पाकिस्तान के बाकी हिस्से हैं उनकी म्यूजिक के साथ फ्यूज होना चाहिए, कोलेबोरेशन कोलेबोरेशंस करनी चाहिए? यार मैं बोलूं मेरे हाँ। हिसाब से फ्यूज होना चाहिए, कोलेब्रेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ऑलरेडी देखो, बुरुशेस की एक वो लैंग्वेज है जो मैंने सुना है कि एक्सटिंक्शन पे आई हुई है, ठीक है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और मेरा मानना है कि आई थिंक वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, एंड आई ऑलवेज थिंक अबाउट इट। और ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट टू वर्क ऑन इट, someday I will, because अभी I'm just pre-planning. It's just that मेरे हाथ में कोई चीज ठोस नहीं आ रही। और जहां तक उसकी बात है कि हाँ कोलैबोरेशन होने चाहिए ताकि ये लैंग्वेज जिंदा रहे, और अगर उसको इंटरनेशनली ले जाना है तो मेरे हिसाब से बुरुश हस्की के साथ आपको इंग्लिश भी फ्यूज कर देना चाहिए, सो दैट द बिगर ऑडियंस कैन कनेक्ट टू इट, जिस तरह साउथ कोरिया कर रहा है, अपनी लैंग्वेज के साथ वो इंग्लिश को फ्यूज कर रहा है। So हाँ। today people are listening to South Korean music and they are listening to the language. They know the language. So I think people should go international. और शायद उसके अलावा भी अगर हम बात करें कि जो आप कह रही जो लाल सीरीज का जैसा आपका एक प्रोडक्शन हाउस है, हुंजा में ये भी चीजें मिसिंग है, मैनेजर्स मिसिंग है, लोग मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, शायद खुद को रिप्रेजेंट कर नहीं रहे या कोई और उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा एज अ स्टार या एज अ जो एक सोसाइटी का एक वो होता स्टार होता है, उस तरीके से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। और So उस I think you're right. You're right. They also lack portals, और बिकॉज मैं अभी से बड़ी बातें करना नहीं चाहती, मैं करके दिखाने वालों में से हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे बहुत सारे हुंजा को लेके ड्रीम्स हैं हम्म। जो थोड़ा सा वक्त लेंगे, लेकिन इन चीजों को इंट्रोड्यूस करना, एक प्रॉपर मेंटोरशिप प्रॉपर देना और गाइडेंस देना, लाल सीरीज एज अ लाल सीरीज जो मेरी कंपनी है, ये हमारे प्लान्स में है, लेकिन ये कब एग्जैक्टली हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे ये अभी तक हम उस तक आया नहीं है। हम्म। बट ये कि आई थिंक और लोग भी इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, बट आई पर्सनली वांट टू डू इट बिकॉज आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, एंड इंशाल्लाह लेट्स सी व्हाट I can do about it. So it's not like I don't think about it. I always think about it. और जो एक दोस्त का सवाल था, ये मेरा नहीं था, उस पे मैंने सोचा जैसे ही पूछ लूं आपसे। ये जो रुबाब का एक वो आया है, नया क्रेज आया हुंजा में, शायद शायद आपको पता हो या ना हो। रुबाब का क्रेज आया, हर कोई रुबाब सीख रहा है, तो ये चीज अच्छी है या क्या है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? But there's nothing wrong with it. मतलब कोई हाँ। बुराई तो नहीं है। और आई थिंक रुबाब हमारे कल्चर का पार्ट पहले से है। छरदा ना, छरदा रुबाब में फर्क है या छरदा ही रुबाब होता है? छर्दे इज डिफरेंट। रुबाब तो शायद पश्तून इलाके जो अफगानिस्तान ये पश्तून तो साइड से हमारा है। छरदा होता था ना। छर्दा, जी बिल्कुल। उसको सिर्फ अच्छा, आजकल तो मुझे गिनान लग रहा है गिनान के लिए यूज किया जाता है। आज तक से, अच्छा छरदे को सिर्फ गिनान के लिए यूज करता है। तो शायद। मुझे लगता है कि रुबाब क्योंकि अब इसलिए इन हो गया है क्योंकि हुंजा और चित्राल के अलावा वाले जो इलाके हैं ना, जो मतलब पंजाब सिंध आ जाओ, तो उनके लिए इट्स अ वाओ डिफरेंट फैक्टर। एग्जॉटिक एंड एग्जॉटिक जब फिगर। उनको उनको कोई म्यूजिक को डिफरेंट या ट्रेडिशनल सुनाई देना होता है तो वो उसमें रुबाब डाल देते हैं। बिल्कुल। ये एक सादा खुशबू काम होता है इनका। तो मुझे लगता है कि बस इसी वजह से जो है रुबाब को रिकग्निशन मिली कि भाई ये एक यूनिक चीज है, और ये जब इसको बजाओ तो आपको लगता है कि आप कोई शुमाली इलाका जात में बैठे हैं।
तो आई थिंक नाउ पीपल वांट टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स कि भाई देखो लाइक वी आर इनटू यूनिक स्टफ। तो यू नेवर नो, आई डोंट नो, मैं तो ऐसे ही अपने हिसाब से कह रही हूँ, शायद इसलिए रुबाब का बहुत ज्यादा है रुझान। ऑल्दो आई पर्सनली आई लव रुबाब, और मुझे तो छरदा भी पसंद है, लेकिन मुझे शुरू से लगता था जैसे छरदा रुबाब एक ही लगते थे मुझे, और मुझे किसी ने बताया था कि वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों में फिजिकली नहीं देखा उसको। तो एक ट्रेंड है, ट्रेंड आते हैं चले जाते हैं, तो मुझे लग रहा है ये रुबाब का ट्रेंड आया हुआ है, तो ये भी शायद निकल जाएगा फिर, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन खैर मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हुंजा के म्यूजिशियन जो कुछ नए नए म्यूजिशियन है वो बहुत बेहतरीन म्यूजिशियंस है, बड़ा टैलेंट है, सिर्फ डेफिनेटली है। वोकल्स या लिरिकली नहीं, इंस्ट्रूमेंटली म्यूजिक को समझना, म्यूजिक को कंपोज करना, ये सारी चीजें चल रही हैं, अच्छा चल रहा है। एंड होप टू सी सम कोलैबोरेशंस विद देम, आपकी कोलैबोरेशंस हो, हमें अच्छा लगेगा उनके इंशाल्लाह साथ। इंशाल्लाह। बाकी आप बताएं, आप कभी कॉन्सर्ट्स वगैरह हुंजा की तरफ कोई इवेंट करा के बैंड्स को ले जाके कोई आपका प्लान नहीं है? आई वुड लव टू, लेकिन अभी भी देखो, अभी मुझे हुंजा हुंजा के मार्केट को अभी भी वापस से रिसर्च करने की जरूरत है। इट्स बिन अ हम्म। वाइल कि मैं हम्म। हुंजा आई हूँ, ठीक है। मैं शायद आखिरी आई थी 2017 में, और वो भी मैं बहुत एक ब्रीफ विजिट के लिए आई थी, क्योंकि वहां पे गुजाल में परफॉर्मेंस थी फेस परसों। मेला की, मैं उसमें आई थी। उसके बाद से मेरा बिल्कुल आना नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें ना मैं तभी डिसाइड कर पाऊंगी जब मैं एक बार हुंजा विजिट करूंगी, क्योंकि मुझे वहां का मतलब बोलते ना कि एक एक चीज को स्टडी करने की जरूरत है, कि वहां पे कहाँ पे इम्पोर्ट मतलब किस एरिया पे आपको अटेंशन की जरूरत है, किस चीज की लैकिंग है, क्या होगा। ऑल दीज थिंग्स ये सारे देखने के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि वहां पे कोई कॉन्सर्ट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे अभी भी लोगों को प्रॉब्लम्स है कि कॉन्सर्ट होगा तो दे विल नॉट लेट देम। So I want to know ये why. शायद हो। और अगर प्रॉब्लम है, so we can avoid that and we can हम्म। take it to somewhere else. But I will not stop, obviously, and we should not stop promoting art. क्योंकि मुझे लगता है कि इवन जिस कम्युनिटी में हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा फेथ है, उसमें भी आर्ट को बहुत तरजीह दी जाती है। So which means that there's nothing wrong with art, क्योंकि हम जिस इमाम को फॉलो करते हैं वो भी आर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो yeah, I have plans, but for that I need to visit Hunza once. And you never know, I might be able to do it. अभी शायद इसी एक आध महीने में मैं जाऊंगी हुंजा, और उसी उसी वक्त फिर मैं सोचूंगी कि क्या हो सकता है। चलें, गुड लक। और इसके अलावा इंडस्ट्री में कोई आपके फेलोज हैं जो हुंजा से हैं, ये जो मैं हुंजा के लोग हैं इंडस्ट्री में जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है? इंडस्ट्री में आई मीन एक तो बहुत ही अच्छा नाम है काशिफ दीन, माशाल्लाह उसने भी हमारा नाम रोशन किया है कोक स्टूडियो में जाके। सो या मैं उससे अक्सर बात करती रहती हूँ, हम लोग कोलैबोरेशन की प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पाए हैं। सो इंशाल्लाह कभी ना कभी उसके साथ भी आई वुड लव टू डू समथिंग। एंड और आई हैवंट आई हैव मेट मतलब पीपल फ्रॉम चित्राल, और मतलब आर्टिस्ट, चित्राली आर्टिस्ट जो है, मतलब इरफान अली ताज हो गया, उससे सुभान मुलाकात हो अल्ताज जाती है। असर। और हर जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को बहुत बकअप करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस अनदर आर्टिस्ट फ्रॉम चित्राल, असफर, जो बयान में है, बयान बिल्कुल। बैंड में। तो एग्जैक्टली तो इस तरह अगर मेरी मुलाकात होती है तो बड़ी खुशी होती है, हम आपस में एक दूसरे को देखते हैं। और फिर भी देयर इज अनदर आर्टिस्ट फ्रॉम गुजाल, इरफान अली बहादुर, ही इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। तो ये है कि हाँ, मतलब मुलाकात होती है और काफी इस चीजों पर बात होती है। एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर आर्टिस्ट, और आएंगे इंशाल्लाह, बहुत आएंगे। अभी इंटरनेट पे आए दिन मुझे कोई ना कोई वीडियो दिख रही होती है जिसमें बिल्कुल। कोई कुछ बजा रहा है फ्रॉम हुंजा, कोई कुछ गा रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये ट्रेंड तो शुरू हो गया है। शायद हाँ, मतलब इंडस्ट्री शायद मेरे ख्याल से ऐसा हो कि मतलब वो खुद सेल्फ सस्टेनिंग हो, अगर इंडस्ट्री होती है हुंजा की, कोई म्यूजिक अगर लोग जमा होकर म्यूजिक कर रहे हैं तो उनको डाउन सिटीज में शायद ज्यादा आना ना हो, बेशक कोलेब्रेशंस हो, लेकिन अगर हुंजा का म्यूजिक सेल्फ सस्टेनिंग हो, अगर उधर के आर्टिस्ट उधर से ही कुछ कमा रहे हो तो मेरे ख्याल से शायद वो बेहतर हो उधर के बेहतर हो आर्टिस्ट। सकता है, मेरे ख्याल से हुंजा अपनी अपनी खुद एक अपने में इंडस्ट्री बन सकती है। पोटेंशियल बहुत है, बस एक्सेप्टेंस चाहिए और मेहनत चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि इफ एनीवन फ्रॉम हुंजा, एनीवेयर फ्रॉम हुंजा और गुजराल और फ्रॉम गिलगित, जो भी जगह है गिलगित बल्तिस्तान में से, जिनको भी अगर आर्टिस्ट बनना है और अगर उनको मेन स्ट्रीम में आना है,
तो एक चीज का वो जरूर ख्याल रखे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार वो कहता है कि हम क्यों लैग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं हमें काम मिल रहा है या कहीं पे। तो वो लैकिंग आपके टैलेंट भी नहीं होती है, एक लैकिंग होती है आपको जो है थोड़ा अपने आप को पॉलिश करना होता है, ग्रूम करना होता है, क्योंकि हर कोई पॉलिश तो नहीं पैदा हुआ ना, अपना आपको पॉलिश करना पड़ता है। मैंने भी किया, दूसरा भी कर रहा है। तो और मुझे लगता है कि हमारे वालों का ना, हमारे वाले बहुत, उनकी आवाजें खूबसूरत होती है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो जहाँ मार खाते हैं ना, वो एक्सेंट में खाते हैं, उर्दू एक्सेंट में मार खाते हैं। That I really want to bring this up, and on a very serious note, I want them कि if they are planning to come to this field, work on your accent। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल ही मतलब, लेकिन एक एक्सेंट होता है जो ऑब्वियसली अगर मेरा भी नहीं होता तो शायद मुझे भी इतना काम नहीं मिल पा रहा होता, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम में अगर आना है तो आपको ऑब्वियसली बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मेरे हिसाब से जो एक चीज हम लैक करते हैं वो एक्सेंट है, तो वी नीड टू लाइक वर्क ऑन द एक्सेंट इफ यू वांट टू लाइक बी इन द मेन स्ट्रीम। और वरना हुंजाई मतलब लोकल रीजन में से मतलब आर्टिस्ट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो तो अपना ही चलता है। और उसके अलावा जो नेटवर्किंग के बारे में आप उनको क्या बताएंगे, किस तरह से नेटवर्किंग करनी है उन्होंने, आई लोगों से थिंक कैसे नेटवर्किंग भी जो है, पहले तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा टूल जो आज के दौर में है, जो जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था उस टाइम पे इतना नहीं था, वो था इंटरनेट, हम्म। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट टूल। एंड उसके अलावा व्हेन यू कम हियर, ऑब्वियसली आप बेबी स्टेप्स होते हैं। यू पहले यू मीट, यू स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, यू नो, यू गो टू कॉन्सर्ट्स और यू गो टू इवेंट्स, एंड देन यू सी एंड देन यू पिच योरसेल्फ। आप कहीं छोटी जगह परफॉर्म कर लो और वहां से कोई आपको स्पॉट कर ले, तो कुछ भी हो सकता है आपका नेटवर्किंग पॉइंट। पर मेरे हिसाब से सोशल मीडिया से बड़ा नेटवर्किंग पॉइंट नहीं है। सही। सही, तो मेरे ख्याल से जितनी बातें मैं रिसर्च या किया था, मेरी सारी बातें हो गई। आपको कुछ चलो, लगता है कि आप ऐसी कोई हमने बात नहीं की जो इधर करनी चाहिए थी? मुझे लगता है मैंने बहुत बोला है। Yes. So, अच्छा I've बोले said enough. तो। And all I just want to say to all these new artists, budding artists, who are aspiring to become one from Unza, from Gilgit Baltistan, कि आपको मेरे हिसाब से किसी से डरने की जरूरत नहीं है, because you're not doing anything wrong। और आप जो हो मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप पे कोई तोहमत लगेगी या कुछ गलत होगा। जस्ट बी अ गुड पर्सन। और सो आर्टिस्ट बनने में कोई बुरी बात नहीं है। जस्ट जो जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये कि आप अच्छे इंसान हैं और आप आर्टिस्ट हैं। बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और किसी रुकावट से, किसी चीज को अपनी रुकावट ना बनाओ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हम क्या करें, घर वाले नहीं मान रहे। अब आई कैन नॉट कम टू योर हाउस एंड फाइट, राइट? आई मीन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। मैं आपको यहाँ पे इंकरेज नहीं कर रही कि आप अपने घर में मसले क्रिएट करें, दंगे करें। सो ऑल आई वांट टू से इज के अपना वे ढूंढें कि आप किस तरह इसको ब्रेक फ्री कर सकते हैं। और अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो वो भी मेरे ख्याल से इट्स अप टू यू। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन, नॉट मी, नॉट यू, नो वन, नॉट इवन AR रहमान। इट्स ओनली गॉड हु कैन चेंज एनीवन्स लाइफ। खूबसूरत। थैंक यू। ऑल्सो मैं एक और आर्टिस्ट का नाम लेना भूल गई, उसने भी काफी मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्रेजी सीन कर दिया है। हसन रहीम, ही इज आल्सो फ्रॉम आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान, राइट? बिल्कुल। I haven't met him in person, but good हाँ job. Yeah, जी, I खूबसूरत, would say. बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। So थैंक I यू। think that's it. Thank you so much for having me. थैंक Thank यू। you so much for having me. I had a great time. बिल्कुल, आपने मतलब बिना किसी उसके जल्दी ही ये मीटिंग रखी, और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने नहीं नहीं, अप्रोच आई भी थिंक किया। देखो, टू मी आई थिंक मेरा मेरा मानना ही बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं इसी वजह से इस फील्ड में आई थी कि ताकि कल को हमारी रीजन्स में से किसी को एडवाइस चाहिए हो, कोई चीज सुननी हो, तो मैं उनके लिए हेल्प बन सकूं। और आपका पोर्टल मुझे मिला थैंक्स टू यू, टू कम्युनिकेट to my community. So I'm really happy. Thank you so much for this. And yeah, I had a great time. थैंक यू, थैंक यू। आई हैड अ ग्रेट टाइम टू नताशा, थैंक यू वेरी मच। चलें, इंशाल्लाह दोबारा ख्याल फिर रखिएगा। मुलाकात होगी, बात होगी। इंशाल्लाह। 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 अल्लाह हाफिज़।